नमस्कार जोहार। मेरा नाम है श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर चल रहे हैं। ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसमें झारखंड के उत्थान के लिए काफ़ी काम है। आज हम आपको ऐसे ही किसी व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो झारखंड में शिक्षा के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। संतोष जी सेंटर फॉर एजुकेशन से जुड़े हैं और उस माध्यम से शिक्षा के ऊपर झारखंड में काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं संतोष जी से और समझते हैं कि सेंटर फॉर एजुकेशन झारखंड में क्या काम कर रही है। तो संतोष जी, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि सेंटर फॉर एजुकेशन का काम क्या है और वो किन दिशाओं में काम कर रही है। नमस्ते। नमस्ते। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सेंटर फॉर एजुकेशन की स्थापना 1990 में रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई है, लेकिन 1977 से हमारी पूरी टीम जो है हमारे सेंटर के पूर्व निदेशक स्वर्गीय के सुमित के संरक्षण में छोटी छोटी सेवा की भावना से की गए कामों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हुए की गई। और 1990 में जब इसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट में हुआ तो हमारे मुख्य काम थे कि जो हमारे समाज के जो वंचित और पिछड़े ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे यूथ्स जिनको कोई सपोर्ट किसी तरह का नहीं मिलता था, जिससे कि उनकी अशिक्षा की वजह से वो गलत कामों में लग जाते थे जी। ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उन लोगों को हम लोगों ने शिक्षा देना स्टार्ट किया। साथ ही हमने इनोवेटिव जो भी एजुकेशन की चीज़ें थी, जैसे कंप्यूटर जब हमारे देश में आया जी, तो कंप्यूटर की पढ़ाई एक बहुत खर्चीला मामला था। और सेंटर के जो डायरेक्टर थे सुमित सर, उन्होंने सोचा कि अगर हमारे गरीब बच्चे उनको ये मौका मिले तो वो अपने समाज से 2 कदम आगे चलने में प्रेरित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे कम दर पे इनिशियल कोचिंग देना और उनको कंप्यूटर्स के बेसिक ज्ञान के बारे में बताना, उससे आगे करियर में क्या चीज़ें उनको मिल सकती हैं वो बताना चालू किया जी। और उसका जो रिज़ल्ट रहा वो बहुत ही अमेजिंग रहा। बच्चे जो कंप्यूटर सिर्फ सुनते थे, उनको छू पाना, एप्टेक जैसे इंस्टीट्यूट्स में या LCC जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना उनके बस की बात नहीं थी। बिल्कुल। जितनी फीस थी उतना, उससे आधा उनके पारिवारिक का आय था साल भर का। तो उनके लिए तो नामुमकिन था। लेकिन सुमित सर के उद्देश्य से हमें लगता है कि शुरुआती दौर में तकरीबन 400-500 बच्चों ने बहुत ही कम राशि में उस चीज़ को सीखा और छोटे मोटे जो DTP वर्क्स थे और आसपास जहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ से उन्होंने अपनी कमाई चालू की और धीरे धीरे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करके आगे मुख्य धारा में जुड़े जी। माइनिंग का कोर्सेज हम लोगों ने कराया, वो एक्सक्लूसिव था। कोई NGO माइनिंग की कोर्स नहीं कराता था, हम लोगों ने माइनिंग का कोर्स कराया, सर्टिफिकेशन लिए। जितने भी बच्चे पढ़ के निकले उन्हें सरकारी नौकरी मिली जी। फैशन डिज़ाइनिंग हम लोगों ने रांची में लॉन्च किया जी। और वहाँ से निकले हुए लोग आज के दिन में मारवाड़ी कॉलेज और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, इंचार्ज हैं। हमारे सुमित सर जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के मास्टर थे। स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस सेंटर फॉर एजुकेशन के नाम से जाना जाता था जी। PP कंपाउंड में एक गली है, वो आज भी C8 लेन के नाम से जाना जाता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 75% इंस्टीट्यूट्स जो स्पोकन इंग्लिश के क्षेत्र में हैं वो सुमित सर के या तो स्टूडेंट्स रहे हैं या उन्होंने वहाँ से प्रेरणा ली है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस चलाया है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हमारा काम और प्रसार बढ़ता चला गया, गवर्नमेंट ने भी हमें रिकॉग्नाइज़ किया जी। और कंप्यूटर के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स मिले जो ट्राइबल एरियाज़ थे, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज़ थे, शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चे थे, उनको प्रशिक्षण दे के उनको रोज़गार देने के लिए झारखंड में हमने 22 सेंटर्स स्थापित किए जो आज भी उसमें से मैक्सिमम सेंटर्स जीवित हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं जी।
धीरे धीरे हम लोगों ने और कमर्शियल कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस किए, लेकिन ध्येय एक ही था हमारा जो विजन था या मिशन था वो था जो डाउन टोडन है उनको हम सपोर्ट कर सके। बिल्कुल। हमारा सोशल वेलफेयर डिवीज़न का मोटो है सर्व टू ऑल। जी। वो किसी भी पंक्ति में बैठा हुआ आदमी हो, हम उसे सपोर्ट करेंगे। और हमारा जो प्रोजेक्ट टीम है उसका मोटो है लर्न टू अर्न। आप शिक्षा ग्रहण करके और ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जिससे आपके हाथ में हुनर आए। बिल्कुल। ये जब हम लोगों ने बाद में टीवी एड्स देखे और प्रचार हुआ स्किल डेवलपमेंट का कि हुनर है तो कद्र है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ 1990 से हैं। हम रांची पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उसके कम्युनिटी डेवलपमेंट पार्टनर, उसमें हम लोगों ने विभिन्न टेक्निकल कोर्सेज चलाए, बच्चों को ट्रेन किया। अगर हम 1990 से लेके अभी तक देखें तो सेंटर फॉर एजुकेशन ने अपने खुद के रिसोर्सेज से और छोटा मोटा फीस लेके तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों को स्किल किया और ऐसे ट्रेड्स में किया जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट होती थी जी। उन ट्रेड्स में ट्रेन करके और प्लेसमेंट कराया उनको प्रोत्साहित किया। हमारे यहाँ एक कल्चर है, जब भी स्टूडेंट पढ़ने आता है तो हम लोग उसका स्टूडेंट काउंसिल में एंट्रेंस कराते हैं, उनको उस टीम से जोड़ते हैं ताकि बाकी सारे बच्चों से इंटरैक्ट करके समाज में और दूसरे जो अच्छे काम हो रहे हैं वो इंटरेक्शन करने में उसका मौका, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो। और जब वो पढ़ के निकले और कहीं पे जॉब करने जाए तो जो चीज़ उसने यहाँ इस माहौल में देखी है उसको वहाँ पे भी जाके वो वैसा ही उसको प्रस्तुत कर सके। बिल्कुल। थैलेसीमिया एक बहुत गंभीर बीमारी है ट्राइबल्स के लिए और झारखंड तो खासकर उससे पीड़ित है। बच्चे छोटे होते हैं, उनके ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, ब्लड का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी मैक्सिमम आयु 17 साल, 18 साल, 20 साल, उसके बाद फिर उनकी जीवन की जो नैया है वो ख़त्म हो जाती है जी। लेकिन उसका इलाज है और वो बहुत खर्चीला है। हर महीने बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चाहिए और ट्रांसफ्यूज़न कराना अपने आप में एक कॉस्टली अफेयर है और ब्लड मिलना ये उससे बड़ा समस्या है। बिल्कुल। लोग ये नहीं समझते हैं कि हर 3 महीने पे उनका जो ब्लड है जो उनके शरीर के अंदर है उसके सेल्स उस लायक नहीं रहते कि उनको नई ऊर्जा प्रदान कर सके। अगर वो 3 महीने के बाद उस ब्लड को डोनेट कर देंगे तो 3 लोगों की जिंदगियां बचेंगी और उनके शरीर में जो नया रक्त आएगा उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इस क्षेत्र में सुमित सर ने बहुत ही काम किया और उनके गुजरने से पहले तक उन्होंने 95 टाइम्स ब्लड डोनेट किया था और थैलेसीमिया के लिए उन्होंने सरकार के साथ मिलके बहुत काम करने का प्रयास किया, किसी कारण से सफल नहीं हो सके, बट पर्सनल लेवल पे और समाज जो हमारी संस्था है जी उसके लेवल पे अभी तक हम लोगों ने 116 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं और जो भी ब्लड हमारे पास इकट्ठा होता है वो किसी ना किसी ज़रूरतमंद के काम आता है और ख़ासकर थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके पास जाता है जी। 2000 के बाद हम लोगों ने स्किल को और एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स किए जिसमें खास रहा नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जी। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के झारखंड शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जी। वहाँ हम लोगों ने 5000 से ज़्यादा बच्चों को स्किल किया जी। और हमारा प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड जो ऑनलाइन सबमिटेड है जो गवर्नमेंट उसको वेट करती है, हमने 12 महीने तक बच्चों का ट्रैकिंग किया है, वो 80% से ज़्यादा है जी। हैंडीक्राफ्ट्स पे हम काफ़ी काम करते हैं, जूट क्राफ्ट है, बैम्बू क्राफ्ट है, उस पर काफ़ी काम करते हैं जी। और सिर्फ हम इंडिविजुअल्स को नहीं एक क्लस्टर को प्रमोट करते हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन ने एक क्लस्टर प्रमोट किया है और उसको इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, अपने आप को आज के दिन में उससे अलग किया है और उसको एक इंडिपेंडेंट रूप दिया है। झारखंड में बुंडू बैम्बू क्लस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्फूर्ति स्कीम के तहत स्थापित किया गया है, जहाँ 1000 से ज़्यादा आर्टिशंस को जोड़ के और लेटेस्ट मशीन्स और टूल्स के साथ सबसे बड़ा वर्कशॉप मैं कह सकता हूँ कि मिडिल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया, इवन नॉर्थ इंडिया, इसमें सबसे बड़ा जो यूनिट है वो बुंडू में लगा है, जो झारखंड के लिए आने वाले समय में शान का
प्रतीक होगा। बिल्कुल। और 1000-2000 ट्राइबल महिलाएं वहाँ से जुड़ के अपना रोजगार सृजन करेंगी और निरंतर करेंगी जी। तो ये सेंटर फॉर एजुकेशन की सोच है और ये हमारा काम है जी। तो संतोष जी, आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया कि किस प्रकार सेंटर फॉर एजुकेशन सिर्फ शिक्षा में काम नहीं कर रहा है। जैसे आपने बताया कि शुरुआत हमारी कंप्यूटर से हुई थी कि बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके, ऐसे बच्चों को जिनके लिए शायद कंप्यूटर देखना और इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। उसके अलावा आप लोग हर क्षेत्र में एजुकेशन और अवेयरनेस की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के मामले में। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक इलाज नहीं कराएंगे, तो उसमें भी अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, उसके बाद आगे जाके उसके इलाज में भी मदद कराना, ये भी अपने आप में बहुत सराहनीय है। साथ में आपने जैसे बतलाया कि बहुत सारे अलग अलग माइनिंग के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिससे सीधा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। ये ऐसी शिक्षा नहीं है जैसे बच्चों ने पढ़ा उसके बाद आगे क्या करना है सोच नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी शिक्षा है जिसको पढ़ने के बाद वो सीधा काम में लग सकते हैं, जो उनके और उनके परिवार को डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। आपने जैसे बताया कि कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स भी सेंटर फॉर एजुकेशन में चलते हैं हमारे। हाँ, तो मैं उसके बारे में समझना चाहूँगी कि क्या वोकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, किस किस फील्ड में वो प्रोग्राम्स हैं। अभी प्रेजेंटली हम लोग कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर की ट्रेनिंग मतलब 3 महीने से लेके 12 महीने तक का कोर्सेज होता है जी। एंड एज कम्पेयर जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उससे फीस हमारा 1/10 है। तो जो डाउन रोडन बच्चे हैं उनको हम वहाँ शिक्षा देते हैं और शिक्षा के साथ साथ हम उनकी करियर काउंसलिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जी। काउंसलिंग करके और जो प्रोबेबल एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ उनका कनेक्ट कराते हैं जी। आइसॉन बीपीओ है, निम्बस बीपीओ है, इन सारे से हमारा कांटेक्ट है। हम वहाँ पे अपने बच्चों को प्लेस कराते हैं जी। ताकि उन्होंने जो पढ़ाई की, जो फीस अपना दिया जी। उस फीस के बदले वो जिस चीज़ के लिए आए थे शिक्षा लेने उसका कंप्लीट एक साइकिल पूरा हो सके। बिल्कुल। जूट क्राफ्ट के ऊपर काम करते हैं, स्टिचिंग एंड टेलरिंग के ऊपर काम करते हैं और जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, गिफ्ट रैपिंग है या ब्यूटिशियन का कोर्स है जी, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, ये सारे कोर्सेज हम टाइम टू टाइम रन करते हैं। और सेंटर फॉर एजुकेशन के जो बायलॉज हैं उसके हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो हमारे यहाँ से जो बच्चे सर्टिफिकेट्स लेते हैं उनको सरकारी जॉब मिल सकती है, वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो जब हम लोगों ने ये संस्था रजिस्टर कराई थी तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा था कि हमारे बच्चे जो भी पैसा लगा रहे हैं वो बहुत मेहनत से कमाए हुए अपने पेरेंट्स का पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके सर्टिफिकेट वैलिड हों और वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं तो सर उठा के अपना वो जॉब ले सके, उनका वैलिडेशन हम लोग करते हैं। हमारे कुछ बच्चे विदेश भी गए हैं, वहाँ से उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस आए हैं जो हम लोगों ने करके दिए हैं और वो बच्चे आज के दिन में अच्छी जगह पे और अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उनको देख के हमें गर्व होता है जी कि हमने कुछ काम किया जी। आपने कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में बताया और साथ में और भी जो कोर्सेज़ चल रहे हैं उसके विषय में बताया। मैं एक बार ये समझना चाहूँगी कि कंप्यूटर कोर्सेज़ में आप किस तरीके के कोर्सेज़ करा रहे हैं बच्चों को, और अगर कोई बच्चा क्या एलिजिबिलिटी है, अगर कोई बच्चा आपके कंप्यूटर कोर्सेज़ करना चाहे तो वो किस प्रकार कर सकता है? देखिए मैम, एक तो लिटरेसी बेस्ड है जी, तो 10th पास 12th पास बच्चे भी आते हैं जो स्कूल या कॉलेजेस में हैं और आगे उनको कुछ करना है जी। उसके लिए 3 महीने और 6 महीने का कोर्सेज होता है और उसके बाद फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स है जो 6 महीने का है, टैली का कोर्स है जी। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग और टैली का कोर्स जो है ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को रिलेट करता है, तो ये दोनों कोर्सेज भी हम चलाते हैं। और जो नॉर्मल सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जिससे कि किसी बच्चे को आगे पढ़ाई में उसका उस सर्टिफिकेट का वैलिडेशन मिल जाए, ये सारे कोर्सेज हम कंप्यूटर्स में चलाते हैं जी। तो कंप्यूटर में मिला जुला के आप इस पे ध्यान रखते हैं कि ऐसे कोई कोर्सेज जो बच्चों को या तो फ्रीलांसिंग में मदद कर सकें या डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उस तरीके का काम आप कर रहे हैं। मैं अभी जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके विषय में थोड़ा जानना चाहूँगी कि अभी एक्टिव कौन से आपके 3 ऐसे टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं?
देखिए मैम, गवर्नमेंट के अभी प्रोजेक्ट्स हम नहीं कर रहे हैं जी। पोस्ट कोरोना, लेकिन हमारे अपने जो सेंटर पे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग खुद से करते हैं। एक हम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं जी, और 22 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स पे काम कर रहे हैं जी। दूसरा हम ब्यूटिशियन के कोर्स पे काम कर रहे हैं। तीसरा हम गिफ्ट रैपिंग को अभी हम लोगों ने एक नया कोर्स क्रिएट किया है जी, जिससे कि मास में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की चीज़ें हैं वो होंगी। और हमारा जो बैम्बू क्लस्टर है हम उस पे काम कर रहे हैं। जी। बैम्बू क्लस्टर के बारे में आपने थोड़ा ये प्रोडक्शन का भी बताया था कि एक सबसे बड़ा सेंटर खुला है खास करके ये ईस्टर्न रीजन में और मिडिल रीजन में। उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये काम हो रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और वहाँ क्या होता है एग्जैक्टली, एंड प्रोडक्शन क्या होता है उसका? 2011 और 12 में जी। हम लोगों ने जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम विलेजेस में जाते थे जी, और आइडेंटिफाई करते थे कि हमारे पास जो लोग हैं उनके पास कोई इनहेरेंट स्किल है तो हम उसको थोड़ा सा और निखार सके जी, या उनको एजुकेशन में कहीं कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो कर सके। स्टूडेंट काउंसिल में हमारे जो लड़के या बच्चे होते थे वो प्लांटेशन ड्राइव के लिए जाते थे जी। इन्वायरमेंट हमारा एक खास मुद्दा रहा है और इन्वायरमेंट की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। उस दौरान हमें कुछ गांव मिले जहां की हमें ऐसे लोग मिले जिनके पास इनहेरेंट स्किल्स था, बैम्बू की सूप और टोकरी बनाते थे बट उनका जो लाइवलीहुड था वो सर्टेन नहीं था, वो सीजनल था। जब ज़रूरत है तब वो टोकरी बिकी और सूप बिका और जब ज़रूरत नहीं है तो वो लेबरिंग पे जाते थे जी। हम लोगों ने उनके बारे में अपने बोर्ड में डिटेल डिस्कशन किया जी। कुछ हमारे जो ऑनरेरी मेंबर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया। एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उस समय हुआ करता था जो अभी एमएसएमई डीएफओ इंस्टीट्यूट है तो वहाँ के हम ईडीपी और ईएसडीपी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते थे सेंटर पे। तो वहाँ से हमें बोला गया कि आप बैम्बू क्लस्टर के ऊपर काम कर सकते हैं और ऐसे जो आर्टिशंस हैं जो इनहेरेंट स्किल्स है उनके लिए भारत सरकार योजना चलाती है। आप उनको एक क्लस्टर के रूप में विकसित करके भारत सरकार से परियोजना लेके उनका प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करवा सकते हैं और उनको पैन इंडिया मार्केट कर सकते हैं। हम लोगों ने उस पर काफ़ी रिसर्च किया, 36 गाँवों में इंटरवेंशन किया, हमें काफ़ी तादाद में लोग मिले जो ये काम करते थे जी। और पुश्ता नहीं करते थे मैम, मतलब 4 पुश्त और 5 पुश्त हो गया वो इस काम को बखूबी करते थे और उनको कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, वो खुद से देख के सीखते थे। लेकिन जो प्रेजेंट मार्केट था वो प्लास्टिक और बाकी सारी चीज़ों के आने के बाद टोकरी और सूप का प्रचलन कम होता जा रहा था तो उनका अट्रीशन धीरे धीरे दूसरे शहरों में हो रहा था, गांव खाली हो रहे हैं जी, उस चीज़ इस चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने उनके साथ वहीं गांव में काम करना चालू किया जी। बाहर से हमने ट्रेनर्स बुलाए जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे, 1-2 प्रोग्राम हम लोगों ने खुद से किया जी। उसके बाद झारखंड स्टेट शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक प्रोग्राम निकला, हम लोगों ने वो प्रोग्राम क्वालिफाई करके थ्रू टेंडर वो प्रोजेक्ट लिया और वहाँ से फिर हम लोगों ने काम चालू किया। काम चालू करने के बाद हम लोगों ने डिटेल स्टडी की कि इसका कितना बड़ा बाजार हो सकता है, कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे इसको अमलगेट कर सकते हैं, कितना इसमें पूंजी लगेगा, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोगों ने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जी। और सुमित सर जो अब नहीं रहे उनका काफ़ी सहयोग होता था, हर चीज़ के लिए वो प्रेरणा देते रहते थे जी। जब हमें लगता था कि हम थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं तो वो रीमोटिवेट करते थे और धीरे धीरे करके हम लोगों ने तकरीबन 50 या 60 लोगों को स्किल कर लिया। प्रोग्राम के आने के बाद 300 लोगों को स्किल किया और स्किल करने के दौरान हमें ये पता चला कि ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम ये रेगुलर यूज़ के नहीं है, ये जब ज़रूरत है तो किसी ने प्रोक्योर किया, जब ज़रूरत नहीं है तो प्रोक्योर नहीं करेंगे जी। तो हम लोगों ने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ सकता है या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको बनाना चालू किया। फर्नीचर्स पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया, हमारे जो आर्टिशंस थे उन्होंने बैम्बू के फर्नीचर्स जब बना के यहाँ सरस मेला में हम आए, हमारा स्टॉल लगा जी। तो लोगों ने पूछा कि आप आसाम से आए हो? हमने बोला नहीं सर हम झारखंड के हैं,
झारखंड के कारीगर हैं, जी। झारखंड का बांस है और झारखंड के लोगों ने बनाया है। जी। और ये हम आपके सामने कॉम्पिटिटिव रेट्स में दे रहे हैं, क्वालिटी वाइज हम उनके बराबर दे रहे हैं। बिल्कुल। आप इसे परचेज करेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे 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 करके कुनबा जुड़ता चला गया। आज 673 आर्टिशंस रजिस्टर्ड है और 1000 से ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जी। स्किल डेवलपमेंट होता रहेगा, तो हमारा जो आय है वो हमें अपने गांव पे मिलता रहेगा, हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जी, ये काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है जो आपने सुनाई कि किस प्रकार आपने पहले आर्टिजन्स को ढूंढा, और आर्टिजन्स ढूंढना सिर्फ काम नहीं था, उसके अलावा ये भी था कि उनके लिए मार्केट कहाँ से लेकर आएँ, क्योंकि हमेशा हर प्रोडक्ट के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं होता है। तो वो इंटरवेंशन करना कि अगर हम फर्नीचर बनाएंगे तो वो शायद बिकेगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगा, ये काम काफ़ी सराहनीय है। संतोष जी, आपकी जो सेंटर है उसने बहुत काम किया है और काफ़ी लोगों की मदद की है झारखंड में। जब हम आज के युवा की बात करते हैं झारखंड में, तो वो किस प्रकार इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, सेंटर फॉर एजुकेशन से जुड़ सकते हैं या लोगों के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं? डेफिनेटली, अगर हम अपने स्किल का सही इस्तेमाल करें जी, तो समाज में कनेक्ट होके अपना करियर हम यही बना सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास असीमित संसाधन है जी, सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जी, पहले आपको काम करना होगा, तो धीरे धीरे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, कनेक्ट होगा और उन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। और जैसे वो लाभ मिलेगा तो आपके साथ जुड़े हुए लोग और आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जब आप अपने जगह पे रहेंगे, अपने प्रदेश पे रहेंगे, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। क्योंकि मैं करियर के लिए दूसरे स्टेट्स में नौकरी करने गया था, काफ़ी दिन मैं बाहर रहा। जब वापस रांची आया तो मुझे लगा कि अपने प्रदेश में रह के अगर मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं अपने लोगों के बीच में रहूँगा, और उनको अगर मैं उनके साथ मिलकर कुछ अच्छा कर लूँ तो बेहतर हो सकता है। और आज 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए। इन 14 सालों में मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा था उसके हिसाब से सारी चीज़ें सही गई। तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन क्या है कि अगर आप डटे रहेंगे तो रास्ता निकलता है। तो हमारे जो यूथ्स हैं वो आज के दिन में अगर ये सोच रहे हैं कि हम बहुत दबे कुचले हैं या हम तकलीफ़ में हैं, हमारे पास वो समुचित संसाधन नहीं है, तो सेंटर फॉर एजुकेशन से जुड़े, हम लोग उनको गाइडेंस देंगे और गाइडेंस देके उनके क्षेत्र में क्या वो बेहतर कर सकते हैं उसके लिए उनकी करियर काउंसलिंग करेंगे। और जो भी परियोजनाएं हैं सरकार की, उनसे उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि जो बाकी बच्चों को मिला वो आगे दूसरे बच्चों को भी मिले। यही हमारा प्रयास है। जी, संतोष जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। जब हम सेंटर फॉर एजुकेशन की बात करते हैं, आज के समय में तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स ट्रेंड के हिसाब से ला रहे हैं। आगे 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं, किन जगहों पे काम करना चाहते हैं? झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में हम लोग काम करना चाहते हैं। और जो सोच है हमारे संस्था के जो डायरेक्टर थे या जो बोर्ड मेंबर्स थे, उनकी जो सोच थी उसको ज़मीन पे उतार के और बेहतर स्थिति में ले जाना चाहते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं जिससे कि जो यूथ्स है, खासकर महिलाएं जिनकी पढ़ाई नहीं हो सकी है वो किसी कारण से, और वो 30 और 35 साल की एज ग्रुप में हैं, तो वो ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े, ऐसे किसी स्किल सेट से जुड़े जिससे उनको अपना घर छोड़ के ना जाना पड़े और उनके आय का जुगाड़ उनके घर पे हो सके। तो ये ट्रेडिशनली जो हमारे पास इनहेरेंट स्किल्स होता है या जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है जिनका मार्केट अच्छा है, उसके ऊपर जुड़ के हम लोग काफ़ी काम करना चाहते हैं। और जब हम वो काम करेंगे तो साथ में साथ समाज के लिए जो हेल्थ का या एजुकेशन का और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो अलाइन होती चली जाएंगी। मेरा ये मानना है कि हम अगर किसी भी व्यक्ति को किसी अच्छे स्किल सेट से जोड़ लें, उसका आय होगा, और जब उसका आय होगा तो वो किसी और के पास हाथ नहीं फैलाएगा या वो फ्री की चीज़ों के लिए नहीं जाएगा। और जब ये स्थिति आएगी
तो अपने आप समाज सशक्त हो जाएगा। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बहुत कुछ बतलाया और ख़ास करके सेंटर फॉर एजुकेशन जो काम कर रही है वो बहुत प्रेरणादायक है। हम चाहेंगे कि जो झारखंड के युवा हैं उससे जुड़ें और जिनको लगता है कि उनको नहीं पता है करियर में क्या करना है, सेंटर फॉर एजुकेशन उनकी मदद कर सकती है और उनका करियर झारखंड में बनाने में मदद कर सकती है। आज का कार्यक्रम बस हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए जो धन्यवाद।